खम्बागणी। मैं पिंकेश कुमार नागर एक बार फिर से व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित एक क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो ट्रेड है BFSI है। पहले प्लानिंग थी कि थोड़ा सा यूनिट वाइज इसको डाले, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, बहुत कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि भी आप जल्दी डालें। एक्चुअल में मेरे पारिवारिक एक समस्या थी, उसके कारण मैं क्लास नहीं डाल पाया। मैटर लगभग तैयार है, तो आज मैं BFSI के लगभग सारे ट्रेडों के मिक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका मैंने बनाया है। तो चलिए एक बार इस सेशन को ले लेते हैं, फिर बाद में इसकी PDF आपको टेलीग्राम में या आप मुझे मैसेज कर दे, उसमें मिल जाएगी। चलिए क्या है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बैंक। क्या होता है बैंक? दूसरी यूनिट है ये, है ना। सेकेंड यूनिट क्या है ये? क्या होता है बैंक? बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है। बैंक एक व्यवसाय करने वाली संस्था है जो किस में व्यवसाय करती है? मुद्रा में, पैसे में व्यवसाय करती है। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार से उनको समझाया गया है। आप जनरली सामान्यतः आप देख सकते हैं कि बैंकों के विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें केंद्रीय बैंक होता है, सहकारी बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, स्थानीय बैंक है, विशिष्ट बैंक है, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक है। बहुत तरह के बैंक है। केंद्रीय बैंक केवल एक ही होता है। भारत का केंद्रीय बैंक है RBI। कौन सा है? RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय बैंक किसी देश का एक ही होता है जो सभी बैंकों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है और नोट छापने का काम करता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? देखिए आ गया, किसी देश का ऐसा बैंक जो नोट छापने का काम करता हो और अन्य बैंकों पर नियंत्रण का काम करता हो, समय समय पर सरकार को वित्त संबंधी सलाह देने का काम भी करता हो, ऐसे बैंक को हम केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। आगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चर्चा कर ली थी हमने। आगे, केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? जो भारत के केंद्रीय बैंक की बात कर रहा है, यहाँ पे RBI की बात कर रहा है। तो RBI की स्थापना कब हुई? कि रिजर्व बैंक अधिनियम आया था 1934 की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है, भारत आजाद होने से पहले ही इसकी स्थापना हो गई थी। आप ध्यान रखिए, भारत 1947 में आजाद हुआ था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, ये थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, आगे, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक, ये देश का सर्वोच्च बैंक होता है, हमने चर्चा कर ली थी। व्यापारिक बैंक टुकड़ों में होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि केंद्रीय बैंक के प्रिंसिपल और सभी टीचर्स जो है वो व्यापारिक बैंक है, वो सीधे से ग्राहक से जुड़े रहते हैं, ग्राहक यानी बच्चे। ठीक है, तो आप यूँ समझिए कि एक दुकानदार जो ग्राहक होता है अपने पैसे कहाँ जमा कराता है? जिस बैंक में जमा कराता है वो व्यापारिक बैंक होता है। ठीक है, और हम अपना खाता केंद्रीय बैंक में नहीं खोल सकते। ये किसके नियंत्रण में होता है? सरकार के। और ये किसका नियंत्रण करता है? अन्य बैंकों का नियंत्रण करता है। ठीक है, RBI के प्रमुख आप नोट छापने का, बैंकों पर नियंत्रण हमने कर दिया था। और आप लिख सकते हो इसमें सरकार को सलाह देने का, सरकार को वित्तीय सलाह देने का काम भी करता है RBI। ठीक है, आगे, औद्योगिक बैंक क्या क्या काम करता है? ग्राहकों की जमाई स्वीकार करता है तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराता है। आप अपने किसी भी बैंक में खाता खोलेंगे तो आप वहाँ पे जो भी पैसा जमा कराओगे स्वीकार करेगा। दूसरी बात है, आपको कुछ ऋण की आवश्यकता है तो ऋण भी आपको उपलब्ध कराने का काम कौन करेगा? औद्योगिक बैंक करेगा। आगे, बैंक ऋण से क्या समझते हैं? सीधे सा इतना आप नहीं पढ़े तो भी जान सके कि कोई ग्राहक अपने बैंक से या किसी भी बैंक से जरूरत पड़ने पर पैसे लेता है, उन पैसों को ऋण कहते हैं, और वह ऋण के बदले बैंक को ब्याज देता है। ठीक है, सुरक्षित ऋण व असुरक्षित ऋण किसे कहते हैं? देखिए नाम से पता चल रहा है सुरक्षित। सुरक्षित का मतलब ऐसे ऋण जो बिल्कुल सुरक्षित है। जैसे मैंने किसी को पैसे दिए, अब वो पैसे ऐसे ही दे दिए तो असुरक्षित। मैंने उसकी कोई चीज अपने यहाँ पे गिरवी रख ली, वो सुरक्षित हो गया, क्योंकि वो चीज लेने तो आएगा। ऐसे ही बैंक क्या करते हैं कि कोई ऐसी चीज बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है, बंधक के रूप में रखनी पड़ती है, ताकि अगर वो पैसे नहीं दे तो बैंक उस चीज को बेचकर अपना पैसा प्राप्त कर ले। ऐसे लोन को हम कहते हैं सुरक्षित ऋण। और जिसमें किसी भी गारंटी, किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखना पड़ता, ऐसे लोन को कहते हैं असुरक्षित ऋण।
लघु ऋण क्या होते हैं? छोटे छोटे जो ऋण होते हैं जिनकी अवधि 12 महीने तक की होती है, ऐसे ऋण को क्या कहते हैं? लघु ऋण कहते हैं। मध्यम अवधि के ऋण जो पुनर्भुगतान 1 से 3 वर्ष की अवधि में किया जाता है। देखिए 12 महीने तक तो हो गया आपके लघु, ठीक है, और क्या रहा, 1 से 3 वर्ष के लिए हो गया मध्यम, ठीक है। दीर्घकालीन जो स्थायी ऋण होते हैं, ठीक है, और लंबी अवधि के लिए होते हैं। सामान्यतः कौन सी अवधि के लिए होते हैं? लंबी अवधि के लिए होते हैं। आप मान के चलिए 5 साल से ज्यादा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, होम लोन लेते हैं तो दीर्घकालीन ऋण हो गया। तो सीधी सी बात है, छोटे ऋण जो होते हैं लघु होते हैं, जो 1 साल में निपट जाते हैं वो लघु। उससे थोड़ा 5 साल से कम होते हैं, 1 साल से ज्यादा, 5 साल से कम, वो हो गए आपके मध्यम, और 5 साल से ज्यादा हो गए आपके दीर्घकालीन, ठीक है। समय के आधार पर इसको आप याद कर सकते हैं। नकद ऋण, जिसको अपने, जैसे आप अपनी क्रेडिट के हिसाब से, आपके खाते में क्या होता है कि पैसा नहीं होता तो भी आपको क्रेडिट लोन दे देते हैं। आपकी साख होती है, आपकी पूंजी होती है, उस पर आपको ऋण मिल जाता है, तत्काल मिल जाता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। और यानी ज्यादा, ड्राफ्ट नहीं निकालना, आप ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं। ये आपकी सुविधा अपने खाते पर देते हैं, बैंक अकाउंट पर देते हैं, ठीक है, इसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। आपके खाते में पैसे नहीं है फिर भी आप ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं, वही क्रेडिट हो गया, ठीक है। गोल्ड लोन क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है, सोने के ऊपर जो लोन लिया जाता है वही एक सुरक्षित ऋण हो गया। जो सोना है वो बैंक आपसे ले लेगा, या कोई भी संस्था है, फाइनेंशियल संस्था, वो आपसे ले लेगी और आपको पैसे दे देगी, ठीक है। तो एक तरह का सुरक्षित लोन है। LIC पर ऋण क्या है? जीवन बीमा पर दिया गया ऋण। अपने जीवन पर जो पॉलिसी कराते हैं उसको बोलते हैं जीवन बीमा, और उस बीमा की आप राशि जमा कराते जाते हो, उस बीमा पर एक समय बाद जीवन बीमा पॉलिसी जो भी जिससे भी करा रखी है वो आपको कहता है कि आप इस पर लोन भी ले सकते हैं इतनी अमाउंट तक जितनी पैसे जमा है, उसको बोलते हैं जीवन बीमा। LIC पर पॉलिसी पर ऋण। कुछ छोटे नोट्स लिख दिए मैंने। अन्य लोन होते हैं जैसे आवास लोन, मैंने आपको बताया था। सुरक्षित लोन होता है, क्यों होता है सुरक्षित? अपने घर के जो कागजात होते हैं वो बैंक के पास रखे होते हैं, तो एक तरह का सुरक्षित लोन हो गया, ठीक है। व्यक्तिगत पर्सनल, खुद की गुडविल के हिसाब से, खुद की ख्याति के हिसाब से बैंक आपको आपकी जितनी इनकम होती है उसके हिसाब से आपको पर्सनल लोन भी देता है, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत ऋण या पर्सनल ऋण। वाहन ऋण, आपने देखा होगा कि आजकल हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां आपको आ जाती है कि हम आपको गाड़ी दे देंगे, आप 1 भी रुपया नहीं मत लाइए। कोई कहते हैं 1 रुपया लाइए आप गाड़ी ले जाइए, तो वो आपको गाड़ी के बदले आपको गाड़ी, जो फाइनेंस कंपनी होती है वो गाड़ी वालों को पैसे देती है और वो बीमे को हम चुकाना पड़ता है ब्याज सहित, उसको बोलते हैं वाहन ऋण। आयात निर्यात, किसी देश को बेच रहे हैं, सामान भेज रहे हैं उसको बोलते हैं निर्यात, अपन ले रहे हैं उसको बोलते हैं आयात। उस पर जो ऋण दिया जाता है वो आयात निर्यात, ये बड़े लेवल पर होता है। क्रेडिट कार्ड पर लोन, आपने देखा होगा आजकल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब आपके खाते में पैसा नहीं है, फिर भी बैंक आपको एक लिमिट देता है कि इतने पैसे तक आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। और उस पैसे को जो उसकी आपको ग्रेस पीरियड देता है, अमूमन आप मान के चलिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड देता है, ठीक है। सामान्यतः 30-15 दिन का ग्रेस पीरियड देता है। आप उस ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि आज 1 तारीख है, आज उस बिल को चुकाने के लिए आपको समय देता है 15 दिन का, 15 दिन में आप पैसे चुका सकते हो, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड होता है, उस पर ऋण भी देते हैं। यूनिट 3 आ गई, ठीक है। यूनिट 2, यूनिट 3 लगभग सेम है। आप थोड़ा सा इसको समझिए कि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी का समावेश किया गया है, क्योंकि अभी ये स्थिति है कि 1-2 दिन बाद एग्जाम है, तो मुझे थोड़ा सा जहाँ की जो भी सजेशन मिल रहा है, क्योंकि समय कम है तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिटेलिंग थी उसको अभी मैंने छोड़ा है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लिया है, ठीक है। एक बैंक कौन कौन सी सुविधा देता है? जमा और निकासी की, क्रेडिट कार्ड की, ई बैंकिंग की, चेक की, लॉकर की, अन्य और भी सुविधाएं बैंक देता है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? ऑन डिमांड, यानी एक आदेश होता है जो एक बैंक अन्य बैंक, जैसे चेक होता है तो डिमांड हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। आप किसी भी बैंक को आदेश देगा कि फलाने चंदी का पैसा आप इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। ई बैंकिंग, नाम से पता चल रहा है, यानी इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट ऑनलाइन जो भी बैंकिंग होती है उसको ई बैंकिंग के नाम से जानते हैं। ई बैंकिंग के क्या क्या लाभ है? सबसे बड़ा फायदा, आप 24 घंटे कभी भी किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ले सकते हो। मोबाइल फोन के द्वारा भी आप कर सकते हो सारा काम, और प्रत्येक लेन देन का लेखा करने की आवश्यकता नहीं, परमानेंट एंट्री हो जाती है, आप कभी भी स्टेटमेंट निकला सकते हो ऑनलाइन। तो बहुत बड़ा फायदा है ई बैंकिंग का। एक और फायदा आपको मैं बता देता हूँ, समय की बचत। समय की बचत, आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, घर बैठे ही काम हो जाता है, तो सारा आपको समय की बचत होती है। RTGS क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं सेम टाइम पर,
ठीक है, इसलिए नाम ही इसका आरटीजीएस, फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं। ये भी बैंक की सुविधाएं हैं। नेफ्ट भी कराते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है? एक भुगतान प्रणाली जिसके द्वारा एक बैंक खाते को दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। बड़ी अमाउंट होती है तो इससे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, नेफ्ट बोलते हैं इसको। सुरक्षित होता है। इनमें राशि दे रखी है, इसमें आरटीजीएस में न्यूनतम 2 लाख, अधिकतम 10 लाख है। नेफ्ट में कोई नहीं है, अधिकतम कितनी है? 10 लाख रुपए, दोनों में समान है। कि वो छोड़ दे रखा, आप इसको पढ़े। IMPS क्या है? ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं तत्काल। ठीक है, तत्काल भुगतान के लिए इसका यूज किया जाता है। कुछ ही मिनटों में आपके अगले के पास पैसा चला जाता है। आप इंटरनेट बैंकिंग आप चलाओगे तो आपको तीनों ही आपको वहां पे पेमेंट करने के मेथड आपको दिखेंगे। ठीक है, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड क्या है? भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड में एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। IFSC कोड बैंक के आधार पर पासबुक और चेक बुक उपस्थित हो सकता है। बैंक किसी भी चेक को भुनाने से पहले उसकी वैधता को सत्यापित करता है कि वैलिड है कि नहीं है। भुगतान प्रणाली के लिए एक वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो वैलिड है, जैसे चेक 3 महीने का वैलिड होता है तो वो आपको डेट से पता चलता है, तो इसी कोड से पता चलता है कि जो पासबुक है या चेक बुक है वैलिड है कि नहीं है। आगे फिशिंग क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इन शब्दों को आप पढ़ेंगे। आप इनको अपने जीवन लाइफ में भी इनको ध्यान रखें, याद रखें कि व्यवहारिकता में इनका बहुत प्रयोग होता है। जैसे फिशिंग क्या है? क्राइम एक तरह का। फिशिंग हैकर्स द्वारा, जो हैकर्स होते हैं इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर के साथ धोखाधड़ी कर देता है। आपको कहते हैं आपके लॉटरी लग गई साहब, मेल वेल डाल देते हैं, बैंक के नाम का फर्जी कागज बना के, आप बड़े एक्साइट हो जाते हो, कहते हो कि भाई आप 8,000 रुपये जमा करो, 8,000 जमा करा दिए, फिर कहते हैं 15,000 जमा कराओ। ऐसे कराते कराते आपको आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। उसी फ्रॉड को किस नाम से जानते हैं? फिशिंग के नाम से जानते हैं। आगे ई बैंकिंग के क्या क्या जोखिम है? तो सबसे बड़ा जोखिम तो यही है कि धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ। ठीक है, धोखाधड़ी हो सकती है। जालसाज नकली वेबसाइट लिंक के साथ, ईमेल के साथ भेजते हैं, हुबहू बैंक का होता है, कागज ही ऐसा बनाते हैं कि धोखाधड़ी करनी है उनको, तो आपके साथ धोखाधड़ी, आपके पैसे का गबन हो सकता है, पैसे आपके खाते से निकाल सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है। तो आप जब भी इंटरनेट का प्रयोग करें, ई बैंकिंग का प्रयोग करें, बड़ी सावधानी से करें, बड़ी गोपनीयता बना के रखें। स्कीमिंग सेम वही है। स्कीमिंग से तात्पर्य क्रेडिट कार्ड के महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करना। जैसे आप एटीएम में जाते हैं तो आपने देखा होगा गार्ड एक समय में एक व्यक्ति को ही जाने देता है। क्यों जाने देता है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपसे ना ले। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? स्कीमिंग के नाम से जानते हैं। स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग क्या है? किसी अज्ञात स्रोत के संचार विश्वसनीय स्रोत से छिपाने का कार्य। स्पूफिंग ईमेल, फोन कॉल और वेबसाइट पर लागू हो सकती है। अधिक तकनीकी हो सकती है, जैसे कंप्यूटर द्वारा आईपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल या डोमेन नेम सिस्टम का सर्वर स्पूफ करना, मतलब कि जानकारी देना, प्राप्त करना, ये स्पूफिंग है। आगे बैंक लॉकर से आप क्या, बहुत सारे बैंकों की तरफ से लॉकर की, देखो बैंक ये भी सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, लॉकर से, अब लॉकर में आप कीमती दस्तावेज रख सकते हो, आभूषण रख सकते हो, बहुत सारी ऐसी जरूरती के सामान है जो घर पे रखना खतरनाक हो सकता है, आप वहां पे रख सकते हो। चाहे जो आप लॉकर में रख सकते हो। लॉकर का किराया होता है जो सालाना या 6 महीने या मासिक आप कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे लॉकर होते हैं। इसका एक इमेज। यूनिट 4 जीवन बीमा उत्पाद क्या है? जीवन बीमा उत्पाद, जीवन बीमा एक अनुबंध जो बीमित बीमाकृत घटना के घटित होने वाले, जैसे जो व्यक्ति इसका बीमा करा रहा है उसको हम आश्वासन देते हैं कि कोई घटना होगी या तो आपकी मृत्यु पर आपके परिवार वालों को, या आप जिस व्यक्ति का नाम लिखकर जाएंगे या कहेंगे उस व्यक्ति को, आपके बीमे की राशि हम उनको दे देंगे। यही क्या है? जीवन बीमा है। जीवन बीमा की विशेषता है जोखिम से सुरक्षा देता है, परिवार को आश्रय बिल्कुल है कि पैसा अगर परिवार के काम आएगा, किसी के कोई सहारा नहीं है, जैसे घर में अकेला आदमी है, बच्चे रह गए हैं तो उनकी पढ़ाई में लिखाई में सारे काम आएगा। जीवन बीमा के क्या लाभ है? वित्तीय सुरक्षा होती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हो जाती है, बहुत सारी चीजें, मतलब कि बीमा कराने से क्या होता है कि आप ये बिल्कुल विश्वास मान के चलिए कि आपके परिवार जो बच रहा है उन पर कोई ना कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी, वो उनसे आसानी से निपट पाएंगे। ठीक है, खाना पीना, बच्चों की शिक्षा आसानी से कर पाएंगे। बीमा पॉलिसी के महत्व, दुर्घटनाओं, बीमारी, अप्राकृतिक आपदाओं जैसे अप्रत्याशित घटनाओं से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे बड़ा महत्व यही है कि कोई भी, जैसे क्या होता है भविष्य हमने नहीं देखा है, तो बीमा कराने से उस भविष्य से होने वाली हानि को, देखो हानि को टाला नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन उसकी क्षति को कई रूप से
कम किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए बीमा कराना आवश्यक है, बीमे का महत्व है। बीमा पॉलिसी जीवन के और साधारण के पूरा एक यूनिट है। साधारण बीमा अभी अपना नेक्स्ट यूनिट वही है। जीवन बीमा पॉलिसी, बंदोबस्त बीमा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी बड़ी बड़ी कंपनियां कराती है, अपने स्टाफ के सारे एक ही साथ में, सभी का एक साथ में बीमा कराती है, उसे जेएलपी बोलते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी पॉलिसी है। ऐसे अग्नि बीमा होता है, समुद्रिक बीमा होता है, अन्य बीमा है ना, ये सारे अपन आगे पढ़ने वाले हैं। जीवन बीमा पॉलिसी की प्रक्रिया आपको पता है। जीवन बीमा कैसे लेने हैं, आप एजेंट के पास जाएंगे, एजेंट को आप कहेंगे हमें ये नीड है, इतनी की पॉलिसी चाहिए, उस हिसाब से वो पॉलिसी का निर्धारित करेगा, फिर आपको पॉलिसी प्लान बताएगा, फिर आपको जरूरी दस्तावेज देगा। ये सारी जीवन बीमा पॉलिसी की प्रक्रिया है। ठीक है, समर्पण राशि क्या, सरेंडर वैल्यू इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आज 1 लाख का बीमा कराया, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, और 1 साल का ही कराया, माना कि 1 साल नहीं रखा, तो इसको बोलते हैं परिपक्व अवधि। 1 साल के बाद वो परिपक्व होगी पॉलिसी। अब मान लीजिए मैंने 8 महीने ही पैसे जमा कराए और मैं अब पैसे जमा कराना नहीं चाहता हूँ, तो जिस दिन 8 महीने हो रहे हैं, जिस दिन मैं जमा कराना नहीं चाहता, उस दिन जो उस पॉलिसी की राशि की आपके पैसे जमा है और उस दिन तक उसका जो ब्याज है, जमा राशि और ब्याज, इन दोनों को मिलाकर जो वैल्यू आएगी वो समर्पण वैल्यू आएगी, सरेंडर वैल्यू आएगी। आपने पॉलिसी को सरेंडर कर लिया। ठीक है, सरेंडर वैल्यू अमूमन जितनी जमा होती है उसकी 80-90% होती है। यूनिट 5 सामान्य बीमा, अभी चर्चा की थी अपन ने। सामान्य बीमा एक पॉलिसी धारक और बीमाकर्ता के बीच समझो जैसे बीमा होता है वही यही है। ठीक है, कोई अलग बात नहीं है। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। सामान्य जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार भी बताया था मैंने, स्वास्थ्य बीमा, वाहन दुर्घटना बीमा, है ना, एक और बताया था मैंने आपको, अग्नि बीमा, ठीक है, समुद्री बीमा, चोरी से संबंधित बीमा, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये देखिए, घर, वाहन, हेल्थ, यात्रा बीमा, ये सब इसके अंदर आते हैं। अग्नि बीमा, आग लगने पर जो बीमा, इस माल के लिए क्षतिपूर्ति के लिए मतलब धारक को हम आश्वासन देते हैं कि अगर आपके माल को कुछ आग से क्षति होती है तो हम उसका पैसा आपको देंगे। तो ये क्या होता है, अग्नि बीमा होता है। ठीक है, समुद्री बीमा क्या होता है, समुद्र पे जो जहाज पे जो सामान जाता है, उन बड़ा वैल्यू होती है, बड़ी कीमती सामान होते हैं, तो उसका भी बीमा कराते हैं। अगर जहाज उसके कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है, माल का नुकसान होता है, तो उसका भी मुआवजा बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये बीमा करा के। मोटर वाहन बीमा क्या है, गाड़ी लेते हैं तो उसके साथ में खरीदने के अलावा उस पर एक बीमा कराया जाता है, उसको हम मोटर वाहन बीमा कहते हैं। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा एक अलग है, पूरे जीवन का होता है। स्वास्थ्य, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, उसका इलाज कराने के लिए जो बीमा होगा वो स्वास्थ्य बीमा के अंदर आएगा। टर्म इंश्योरेंस चल रहे हैं, यदि ऐसा होगा तो हम ऐसा करके देंगे, ये सारे टर्म इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं। चोरी एवं सेंधमारी, कोई सामान कीमती है तो आपने चोरी का बीमा करा, चोरी हो जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करेगी। ठीक है, अग्नि बीमा हमने पढ़ लिया, ठीक है, समुद्री बीमा पढ़ लिया, यहाँ तक कंप्लीट है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चर्चा की थी, आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर ले, नहीं तो 9660676366। एक ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में बताता हूँ कि मेरे पास पूरा इसका मैटर पड़ा हुआ है, लेकिन समय के अभाव से और मेरे परिवार में रिश्तेदार किसी की डेथ हो गई तो मैं वहाँ पे उलझा हुआ हूँ। तो आप थोड़ा सा यूँ रखिए कि इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उसको आराम से देखें और पढ़ें, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।